हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एमकॉम सेकंड सेम का प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। दोस्तों, इस एक वीडियो के अंदर आपको इस पूरे सब्जेक्ट के जितने भी यूनिट्स, जितने भी चैप्टर्स बनते हैं, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो लास्ट ईयर के पेपर से रिलेटेड रहेंगे। कोई भी ये चीज़ नहीं है कि पेपर यही आएगा, पेपर चेंज भी आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग और मेरे दिमाग में थोड़ा डिफरेंस है आई थिंक। तो मुझे नहीं पता वो कैसे डालेगा, बट मोस्टली पेपर्स अब तक जो आए हैं लास्ट ईयर्स के पेपर से आए हैं। सो उसी के गेस के अकॉर्डिंग हम लोग आपके लिए एग्ज़ाम के लिए वीडियो बना रहे हैं। सो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, जैसे बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपने की वैसे ही आप इसकी भी करेंगे। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गली में ना कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है, तो वीडियोज़ में बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी आ रही है, बट एग्जाम्स हैं, अब वो मैं उसको हटा भी नहीं सकती। वो कंस्ट्रक्शन वाले को पता नहीं क्या टाइलें वगैरह लगा रहा है, तो थोड़ा कोऑपरेट किया कीजिए। लास्ट वीडियो में बच्चों को लगा कि वॉइस बहुत ज़्यादा है, पीछे से नॉइज़ आ रही है, बट उसका मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि एग्जाम से वीडियो बनानी पड़ेगी, चाहे मुझे शोर में बनानी पड़े। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले तो, व्हाट आर द मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम की मेजर करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्रोडक्शन सिस्टम के। इसके कुछ हमने अपकमिंग इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करना है कि जो क्या इश्यूज़ आते हैं जो प्रोवाइड इकोनॉमीज़ इन प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम हमें प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2023 में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। गाइज मैं एक आपको बात बता दूँ, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन इतने ज़्यादा ईजी हैं, अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनोगे तो आपको इस वीडियो के अंदर ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस क्लियर होंगे कि आपको उसके अंदर क्या लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब दिमाग की खेल है कि क्या पॉइंट किससे लिंक कर रहा है, फिर आपको लर्न करने वाली सिस्टम भी नहीं पड़ेगा। सबसे पहले प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। प्रोडक्शन क्या होती है, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज़ प्रोडक्शन। तो वही लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन सिस्टम इज़ बेसिकली एक वे है चीज़ों को बनाने का, जैसे हम लोग रेसिपी के थ्रू एक मटीरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर बताया हुआ है क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे इन्ग्रीडियंट्स, मटीरियल, लेबर, इंफॉर्मेशन, देन हम उस स्टफ़ का यूज़ करके उसको एक अच्छे खासे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिक इसका मीनिंग लिखा हुआ है। आई होप आपको प्रोडक्शन पता है कि क्या होती है। अब इसके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंस बोल सकते हो। सबसे पहला प्रोडक्शन का क्या काम है, इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या करता है, स्टफ़ जो हमारे पास होता है, उस जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जो हमारे पास इन होता है उसको आउटपुट मतलब बाहर जाने के लिए फिनिश प्रोडक्ट बना देता है कि वो बाहर जा पाए। ठीक है, मेरे पास रॉ मटेरियल आया, मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा और उसको कन्वर्ट कर दूँगा एक ऐसे प्रोडक्ट में कि वो दुनिया में बिकने के लायक हो जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं कोई ख़रीदेगा। सेकंड इसका प्रोसेस, इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, इसको करने के वेज होते हैं ताकि ये प्रोडक्ट बन पाए। अब ये तो नहीं है रॉ मटेरियल ला के मैंने रख दिया और वो पड़ा ऑटोमेटिकली फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, नो। थर्डली इसमें रिसोर्सेज का नीड होती है, पीपल, मशीन्स, मटीरियल सब इसमें काम करते हैं। फोर्थ क्वालिटी, ठीक है, अगर हम गुड बनाएंगे तो हम अच्छे से काम करेंगे, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि हम जो भी काम करें बेस्ट क्वालिटी का करें। फिफ्थ इसकी कॉस्ट, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी कॉस्ट इनकर हो वो कम से कम हो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो अब यहाँ पे ना हमने एक चीज़ देखी, पहले तो प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन का पूरा मीनिंग कि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेन इसमें इंपॉर्टेंट होता क्या क्या है। इसका प्रोसेस, इसके रिसोर्सेज, ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, यहाँ क्वालिटी होती है, कॉस्ट मेंटेन होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो इनको फेस करनी पड़ती हैं या इनको फिक्स करनी पड़ती हैं अपनी मनी या पैसों को, काम को बेटर बनाने के लिए। पहले तो ये मतलब जो प्रोडक्शन के वर्क में हम लोग रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। क्यों, जो मैन लेबर है वो कहीं ना कहीं थक जाती है, बट रोबोट्स कंटिन्यूसली काम करते हैं, फास्टर काम करते हैं और सस्ते होते हैं। सो बट इट माइट ऑल्सो मीन सम पीपल, बट इसका मतलब ये भी होगा कि बहुत से लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, नई जॉबें ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है। बट फर्स्टली प्रॉब्लम जो आती है यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है लोगों को, मोस्टली कंपनीज रोबोट्स का यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से लोगों की जॉब्स जा रही हैं और उन्हें नए बंदे जॉब मतलब नई जॉब्स करनी पड़ती हैं, वहाँ जाके फिर से ट्रेनिंग लो, नए टास्क करो। ठीक है, तो मोस्टली लोग रोबोट्स का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, बेटर सप्लाई चेन, इसमें जो इसको प्रॉब्लम आती है, मेकिंग सप्लाई चेन the way material get to the factory work smoother can save time and money। जो इनकी सप्लाई चेन है वो अगर स्मूथर होगी तो इनका टाइम और मनी सेव होगा। बट न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाइक ब्लॉकचेन कैन मेक दिस हैपन बाय मेकिंग इट ईजियर टू ट्रैक कि कहाँ पे हमारी चीज़ें इस टाइम पे हैं। जैसे कि अगर हम कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो हमें उसकी लाइव लोकेशन पता चल जाती है ना कि इस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है। सो इससे क्या मदद मिलती है हमें प्रोडक्शन के प्रोसेस से कि ये मतलब सप्लाई चेन हमारी अच्छी हो रही है। क्लाइंट को टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है कि हाँ उनका प्रोडक्ट इस टाइम यहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है। उसके बाद थर्डली ये
इको फ्रेंडली होता है, बीइंग गुड फॉर द इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ये इन्वायरमेंट के लिए गुड नहीं होंगे तो लोग इनको मार्केट में टिकने नहीं देंगे। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्रिएटिंग लेस वेस्ट, जो कि हेल्प करेगा प्रोडक्शन सिस्टम के बेटर होने में, और इको फ्रेंडली भी होगा। जितनी वेस्टेज ज़्यादा करेंगे उतनी वो इकोनॉमी को हार्म करेगी। फोर्थ है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट। आज के टाइम पे अब ये सभी पॉइंट्स आप बोलोगे दीदी ये सभी पॉइंट्स आप बता तो रहे हो, बट ये प्रॉब्लम्स कहाँ से हैं? ध्यान से रीड करो। नाउ हियर आर सम प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करनी पड़ेंगी एंड हाउ दे कैन फिक्स दैम टू सेव मनी। बट कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेंगी, बट उन्हीं प्रॉब्लम्स का वो यूज़ करके अपने पैसों को बचा सकते हैं, अपने काम को बेटर बना सकते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि वो रोबोट्स का यूज़ करेंगे, डेफिनेटली वो काम अच्छा करेंगे, बट लोगों की जॉब खा जाएंगे। सेकेंड, इनकी सप्लाई चेन बेटर होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं। थर्ड, इको फ्रेंडली। अगर आपके प्रोडक्ट्स या आपकी कंपनी इको फ्रेंडली नहीं है तो उसको ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लग गया कहीं ना कहीं आज के टाइम पे। हमारा डाटा हमें लगता है कि सेफ़ है, बट बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी है, पर कहीं ना कहीं एक बेटर सोर्स भी है जो उनके काम को और उनकी चीज़ों को काम करने के तरीक़ों को ईजी बना रहा है। क्योंकि कंप्यूटर्स ने आज के टाइम पर कितनी कह सकते हैं हमें फैसिलिटी दे दी है कि हम एक क्लिक में अपना कितना काम कर सकते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं ये डर भी रहता है कि हमारा वहाँ डाटा सेफ़ है कि नहीं है। सो ये एक तरह से कह सकते हैं हम लोग प्रॉब्लम भी है, बट इसके बहुत सारा बेनिफिट्स भी हैं। उसके बाद ये हमें कस्टमाइज प्रोडक्ट भी प्रिपेयर करके दे सकती है क्योंकि प्रोडक्शन के बेस पे है। जैसे पीपल लाइक थिंग्स दैट आर मेड जस्ट फॉर थिंग। लोग ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं जो उन्होंने खुद कस्टमाइज़ करवाई हैं। जैसे प्रोडक्शन सिस्टम कैन मेक डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, कैन बी ट्रिकी बट कैन ऑल्सो मेक कस्टमर हैप्पी। क्योंकि प्रोडक्शन सिस्टम के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंजेस करना, उनको मशीन के ऑटोमेशन सिस्टम में चेंज करना होगा। थोड़ा सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट अगर उससे कस्टमर खुश हो रहा है तो उनको वो डिफ़िकल्टी लेनी चाहिए, है ना। तो वही लिखा हुआ है, कीप अप विद कंपटीशन, और आप इससे कंपटीशन में भी स्टे कर पाएंगे। विद मोर कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड कंपटीशन इज़ टफ बट मेकिंग न्यू और बेटर प्रोडक्ट्स, जो कि कंपनीज़ को आगे रहने में मदद करेंगे। अगर आप कस्टमर को खुश करने पे ध्यान दोगे तो कस्टमर आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा। सो ये कुछ इश्यूज़ आते हैं प्रोडक्शन सिस्टम में, उनको पैसों को सेव करने और काम को अच्छा करने में जो मदद करते हैं, तो उनको ध्यान में रखना पड़ता है उन सिस्टम जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आते हैं। तो अगर वो उनको साथ में लेके चलेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है, बट इनकी वजह से अब हम सबको पता है ना फ़ोन चलाना सेहत के लिए हानिकारक है ज़्यादा, बट हम चलाते हैं क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं, बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें पता चलती हैं, बहुत ज़्यादा हमें कह सकते हैं काम करने में वो मदद करता है। जैसे अब ये वीडियोज़ हैं फ़ोन के थ्रू बनती हैं, बट हमें कहीं ना कहीं पता है ये हमारी हेल्थ के लिए बुरी चीज़ भी है फ़ोन को यूज़ करना, ठीक है। अब तो गाइज अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, द फर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट। कि जो फर्म है उसकी क्या कंसिडरेशन है टेक्नोलॉजी के ऊपर और सोशल एस्पेक्ट जो वर्क एनवायरनमेंट का है उसके ऊपर। पहले तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट अ कंपनी नीड्स टू थिंक अबाउट टू मेन थिंग्स, कि दो मेन चीज़ें ये हैं कि ये कंपनी जो है ये कैसे स्टफ़ बनाती है, हाउ इट मेक स्टफ़, जैसे यूजिंग मशीन्स या लोगों का इस्तेमाल करके कैसे, और सेकेंडली हाउ द पीपल हु वर्क देयर फील, और जो बंदे उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है जिसकी वजह से वो कैसा फील कर रहे हैं। अब आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन रीड करो, द फर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन, फर्म को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, दो चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए बोथ। पहला द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्ट कैसे मेक हो रहा है, बन रहा है, एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनका सोशल एस्पेक्ट क्या है, वो क्या सोचते हैं कि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट उनको दिया जा रहा है क्या वो सही है। आपको इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है। पहले हमने ये क्वेश्चन रीड किया, हमें समझ नहीं आया, पर जब हमने इसका मीनिंग रीड किया अब आपको आई थिंक क्लियरली होगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब आप इसके ऊपर गप्पे मार पाओगे। अब आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है, कि लोग वहाँ पर कैसा फील करते हैं। पहले तो आपको टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के बारे में बताना है। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ अ कंपनी मेक इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी की तो नहीं ना होगा, वैसे अपनी सर्विसेज डिलीवर करती हैं। फॉर एग्जांपल जो वो मशीन्स यूज़ करती हैं, कंप्यूटर्स, और इवन जस्ट पीपल डूइंग थिंग्स बाय हैंड, ये सब क्या है, ये उसकी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसकी एग्जांपल्स हैं। द टेक्नोलॉजी जो भी वो यूज़ करेंगे वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगी कि कितनी फास्ट उनका काम हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं, कितनी क्वालिटी उसकी अच्छी है, कितनी कॉस्ट उनको पड़ रही है। सो
द कंपनी नीड्स टू चूज़ द राइट टेक्नोलॉजी, ताकि वो मेक श्योर करें कि ये कम्पीट कर पाए अदर कंपनीज़ के साथ। अगर मैंने एक रोबोट ला के खड़ा कर दिया कि भाई तू प्रोडक्शन का काम करेगा, और मैंने उससे 2 साल पहले उसी रोबोट के अंदर एक सिस्टम फिट किया था कि मुझे मेरा काम इस मैनर में चाहिए, और 2 साल से रोबोट उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। अब मार्केट के ट्रेंड्स हो गए भाई चेंज, कंपनी जा रही है घाटे में, वो प्रोडक्ट वही बनाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़ीरो है मार्केट में, रोबोट अपना काम वही कर ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। हमें प्रोडक्शन को रोकना है कि अभी भाई ये प्रोडक्ट्स नहीं बनने चाहिए। मैन को तो हम कॉल करके बता देंगे, बट रोबोट को हमें इंस्टेंटली जाके ऑफ करना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये कंपनीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने राइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, उसको चूज़ करना है, मेक श्योर करना है कि वो उस टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि जो मैन पावर है, जो एक बंदा उन्होंने काम लगाया है, एक जो रोबोट होगा ना, उसके अंदर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होगी जो सिर्फ उसके पास अवेलेबल है, या गूगल का जो भी डाटा है उस रोबोट के अंदर होगा। बट इफ़ अ ह्यूमन मेक थिंग्स, ह्यूमन क्या करता है, नई नई क्रिएटिविटी करता है। अगर वो काम में मन लगाएगा तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देगा जो गूगल पर अवेलेबल तक नहीं है, जो आज तक किसी के रिकॉर्ड बुक में नहीं है। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपको काम, क्योंकि रोबोट्स के पास दिमाग नहीं है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि रोबोट्स काम करेंगे, नो, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो रोबोट को अवॉइड करेंगी। जहाँ जहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत होगी वहाँ रोबोट काम नहीं आएंगे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो द कंपनी नीड्स टू चूज़ द राइट टेक्नोलॉजी। आई होप आपको टेक्नोलॉजी का क्लियर है। अब सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट के लिए, वहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं उनका वर्क इन्वायरमेंट क्या है। सो दिस इज़ अबाउट हाउ पीपल वर्क इन द कंपनी फील अबाउट देयर जॉब, कि जो बंदे कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपनी जॉब के बारे में क्या फ़ील करते हैं, उनको क्या लगता है कि भाई मेरा बॉस जो है वो बहुत खड़ूस है, सारा दिन मेरे पे ऑर्डर ही करता रहता है, जो मेरे कलीग्स हैं वो मुझे बुली तो नहीं करते। सो इट्स इंक्लूड थिंग्स लाइक हाउ सेफ द वर्क प्लेस इज़, कि कितना वर्क प्लेस जो है वो सेफ़ है, हाउ फेयर, कितना वो फेयरली पे कर रहे हैं। ये नहीं है एक बंदे को वो 4,000 पे कर रहे हैं तो दूसरे को वो 10,000 पे कर रहे हैं, नो, एंड द बेनिफिट्स आर, एंड वेदर द वर्कर्स आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, और सभी वर्कर्स को विद रिस्पेक्ट ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं है कि हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं कि एक हाई पोस्ट, इक्वली ट्रीट करो, सब आपके अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वर्कर्स खुश होंगे, उनको लगेगा कि कंपनी उनकी वैल्यू कर रही है, सो डेफिनेटली वो अपनी जॉब को और अच्छे से करेंगे, उस काम के ऊपर अपना पूरा फोकस देंगे, नई नई चीज़ों को क्रिएटिविटी करेंगे। बट इफ़ दे आर नॉट हैप्पी और फील मिसट्रीटेड, उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें मिसट्रीट किया जा रहा है, सो दे माइट नॉट वर्क एज वेल। क्योंकि एक छोटी सी बात दिमाग को हिलाने तक की क्षमता रखती है, और दे माइट इवन लीव दी कंपनी, और कंपनी को वो छोड़ तक के जा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अवॉइड नहीं की जा सकती। अगर आपको कोई कंपनी के अंदर मैनिपुलेट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, बुली कर रहा है, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, दैट्स अ सीरियस मैटर। सो इन्वायरमेंट कंपनी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू थिंक अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। अब क्यों कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दे, कंपनी की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी और कंपनी के जो वर्क इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी। फर्स्टली, अगर एक कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेगी और सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर करेगी, सो कंपनी प्रॉब्लम्स में आ सकती है। ठीक है, कंपनी खुद प्रॉब्लम्स में आ सकती है, वर्कर्स उसको छोड़ के जा सकती हैं, क्योंकि वर्कर्स का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्रोडक्शन करना। वर्कर्स काम तभी करेंगे, क्योंकि अगर वर्कर्स का दिमाग ही ख़राब हो रखा है तो काम तो वो अच्छे से करेंगे नहीं, तो कंपनी को तो कहीं ना कहीं वो डुबो के जाएंगे अगर कंपनी उनको कुछ नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन फैंसी मशीन्स to make things faster, but if the workers don't like using those machines or like they are being replaced, जैसे अगर आपने कोई पैसे अपने ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए नई मशीन्स को खरीदने के लिए जो काम बहुत जल्दी करेंगी, अब यहाँ वर्कर्स को क्या लग रहा है कि ये जो मशीन आई है ना, ये ऐसी नहीं है कि ऐसी मशीन्स है जो इनको रिप्लेस कर देंगी, आने वाले टाइम में ना हमारी जॉब खा जाएगी। सो वो इस माहौल में काम ही नहीं कर पाएंगे वर्कर्स, उनको यही डर खाता रहेगा, आज नहीं तो कल मेरी जॉब जाएगी, कल जाएगी मेरी जॉब, परसों जाएगी, गई बस समझो चली गई जॉब। सो इफ़ द कंपनी डज नॉट केयर अबाउट हाउ इट्स वर्कर्स आर ट्रीटेड, इट कुड एंड अप विद अ बैड रेपुटेशन। क्योंकि अगर कंपनी अपने वर्कर्स की केयर नहीं करेगी तो डेफिनेटली उसका अंत तय है, और बहुत बुरा अंत तय है। सो मेकिंग इट हार्ड टू अट्रैक्ट गुड एम्प्लॉयज़ और कीप कस्टमर्स हैप्पी, क्योंकि जिस कंपनी ने वर्कर्स का कदर नहीं की, उस कंपनी में अच्छे जो वर्कर्स हैं वो आना पसंद ही नहीं करेंगे, उनकी रेपुटेशन बन जाएगी कि ये कंपनी वर्कर्स का ख्याल नहीं रखती, और कोई भी ऐसे चिड़चिड़े माहौल में काम करना पसंद ही नहीं करेगा जहाँ पे वर्कर्स का प्रेफरेंस ही नहीं दी जा रही।
सो ऑन द अदर हैंड इफ़ अ कंपनी ओनली फोकस ऑन सोशल एस्पेक्ट, और अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि कंपनी जो है सिर्फ सोशल एस्पेक्ट यानी कि सिर्फ वर्कर्स का ही देख रही है, टेक्नोलॉजी का भी नहीं देख रही, तब भी कंपनी को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर खुश मतलब आप वर्कर्स को खुश करे जा रहे हो, बट आपकी क्वालिटी, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो भी मतलब मटीरियल है वो कम हुआ जा रहा है, आपने ज़्यादा ही वर्कर्स को सिर पे चढ़ा लिया, वो आते हैं, सोते हैं और चले जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। अगर आपको एक सक्सेसफुल मार्केट में खड़े होना है ना, कंपनी को अपने खड़े करना है, तो आपको एक चीज़ बैलेंस करके चलनी है दोनों के बीच में, कि मुझे टेक्नोलॉजी को भी अपडेटेड रखना है और वर्कर्स को भी खुश रखना है, एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करना है। सो ये था ये सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोडक्शन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज़ अ गेटवे ऑफ द रोड ऑफ प्रोग्रेस। जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारा प्रोग्रेस यानी कि सक्सेस का एक रोड है, गेटवे है। ठीक है, नॉट ओनली फॉर अ फर्म बट टू नेशन एंड द होल वर्ल्ड एज अ होल। कमेंट करना है आपने स्टेटमेंट के ऊपर। गाइस देखिए आपको क्वेश्चन बेसिकली प्रोडक्शन का ही पूछा जा रहा है कि प्रोडक्शन कैसे आपकी सक्सेस में मैटर करती है। तो आप इस क्वेश्चन में जितनी चाहे गप्पे लिख सकते हैं, और मैंने ये क्वेश्चन गप्पों पे ही बनाया। अगर ये पेपर में आ रखा देखिए 2022 में और रिपीट हुआ था 2020 में भी, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट बता रही है कि जो प्रोडक्शन है विच इज़ बेसिकली मेकिंग स्टफ इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कि वो बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ सिंगल कंपनी, ये सिर्फ उस सिंगल कंपनी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होती, बट फॉर एंटायर कंट्रीज एंड द होल वर्ल्ड। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, जैसे प्रोडक्शन इज़ लाइक द इंजन जो एक कार को ड्राइव करता है। विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी हैपन नहीं होगा। जब कंपनीज नई नई चीज़ें बनाएंगी, वो उनको सेल करेंगी एंड ब्रिंग इट मनी, दिस मनी हेल्प करेगी कंपनी को ग्रो करने में, और कंपनी जब ग्रो करेगी तो वो नए नए बंदों को हायर करेगी, इन्वेस्ट करेगी नई नई टेक्नोलॉजीज़ में। व्हेन लोड्स ऑफ कंपनी, जब बहुत सारी कंपनी सेम यही प्रोसेस करेंगी, तो कहीं ना कहीं वो एक इकोनॉमी को अपनी बूस्ट करेंगी अपनी कंट्री की। एंड व्हेन मैनी कंट्रीज़ आर डूइंग वेल इकोनॉमिकली, तो ये कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल लेवल पे भी हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेगी। जब कंपनीज प्रोडक्शन करेंगी दैन अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की बढ़ेंगी। व्हेन प्रोडक्शन इज़ हैपनिंग इट्स मीन देयर आर जॉब्स। अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्शन का काम कर रही है, उसका मतलब क्या है कि भाई इस कंपनी में जॉब्स होंगी। सो पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज या ऑफिसेज या अदर प्लेसेज, जो भी चीज़ जहाँ पे भी प्रोडक्शन का वर्क होता है, इसका मतलब क्या है कि दे कैन अर्न मनी टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्ले अ बिग रोल क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब प्रोडक्शन की वजह से जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये नेशन के लिए अच्छा है। थर्ड, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने चीज़ें बनाई जानी है, वही पुरानी वाली रिपीट की जानी है पुराने मेथड से। नो, इट्स अबाउट फाइंडिंग बेटर वे टू डू थिंग्स। नई नई चीज़ें करने के तरीके ढूंढना, नए नए तरीक़ों से चीज़ों को करना। सो कंपनीज इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती हैं ताकि वो विद न्यू प्रोडक्ट्स और उनको जो एग्जिस्टिंग वन है उनको इम्प्रूव कर पाएँ। ये कहीं ना कहीं इनोवेशन को लीड करेगा और उनको एक एडवांस टेक्नोलॉजी देके जाएगा, जिसके उनको बहुत बेनिफिट होंगे, ना सिर्फ कंपनी को बल्कि सोसाइटी को भी इसके बहुत बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट ये इनकी नीड्स और वांट्स को भी पूरा करता है। एवरीथिंग जो भी हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम द क्लोथ्स वी वेयर और द गैजेट्स वी यूज़, सब कुछ प्रोडक्शन से आता है। कोई ना कोई तो उसकी प्रोडक्शन करता है ना, कोई ना कोई तो उसको बनाता है ना, तभी वो हम तक पहुंचते हैं। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमारी नीड्स और वांट्स को भी पूरा करती है, इंश्योर करती है कि ये जो थिंग्स है ये इफेक्टिवली बने एंड इन द राइट क्वांटिटी। जो भी कस्टमर की नीड या डिमांड है उन तक पहुँचे राइट क्वांटिटी में। विदाउट इट वी वुड नॉट हैव द गुड्स एंड सर्विसेज। सो हम लोग हमारी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, जैसे कपड़े पहनना, रोटी खाना, है ना, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हम लोग जिन पे ध्यान नहीं देते, बट इनकी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो होती है ना। कोई ना कोई तो खेती करता है, जो हमारे घर में कनक आती है तभी रोटी खाते हैं। कोई ना कोई तो कपड़ों का व्यापार करता है, उसको बनाता है, तभी तो हम तक कपड़े पहुंच पाते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, बट वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन उनकी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ उनके ऊपर रिलाई करती है। फिफ्थ है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। कंट्रीज़ जो है कंट्रीज़ दैट आर गुड एट प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैन कम्पीट बेटर इन ग्लोबल मार्केट। जो भी कंट्रीज़ अपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अच्छी हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकती है। वो दे कैन एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स ऑन अदर कंट्रीज़, ब्रिंग कर सकती है मोर मनी और क्रिएट कर सकती है मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, कि कंट्री की ग्रोथ होगी। तो ये जो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मिलती है, पोजीशन मिलती है उस कंट्री को वर्ल्ड स्टेज में। तो ये कुछ यहाँ पे हमने पॉइंट्स किए हैं जहाँ पे हमने क्या देखा कि एक कंट्री की ग्रोथ
जैसे प्रोडक्शन की वजह से, प्रोडक्शन एक रास्ता है सक्सेस की तरफ जाने का। एक फर्म सिर्फ एक खुद के लिए ही नहीं, पूरे नेशन, पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक सक्सेस का रास्ता खोल देती है। जैसे प्रोडक्शन होती है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोग्रेस में मदद करती है। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोडक्शन के काम क्रिएट करते हैं। नई नई इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी आती है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस करते हैं। एंड फिफ्थ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में जो अच्छी कंपनीज अच्छे प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो कर रही हैं, वो ग्लोबल लेवल पे भी स्टैंड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्शन क्या है, व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस। डिफाइन प्रोडक्शन क्या है और ये क्यों वैल्यू एडिशन प्रोसेस इसको बोला जाता है, इसके फंक्शंस बताने हैं हमने एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पहले तो प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स, कि जब हम रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, दैट इज सिंपली प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसको वैल्यू एडिशन प्रोसेस क्यों बोलते हैं। प्रोडक्शन इज ऑफ्टन कॉल्ड अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस, क्योंकि ये वैल्यू ऐड करता है रॉ मटेरियल के अंदर। जब वो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है, जब तक उसके अंदर ये वैल्यू ऐड नहीं करेगा ना, वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लायक नहीं। आई थिंक इंडिया में सिर्फ 20% लोग हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, मोस्टली 80% लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगी, अगर उस रॉ मटेरियल के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे। सो व्हेन यू टेक रॉ मटेरियल एंड टर्न देम इनटू समथिंग दैट पीपल वांट टू बाय, यू आर एडिंग वैल्यू, तो आप उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट, इसके फंक्शंस क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो आप, पहले आप प्लानिंग करोगे कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कस्टमर्स की नीड है, देन आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, अरेंज करोगे एवरीथिंग जो भी ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, देन आप उसकी डायरेक्टिंग करोगे, देन आप उसको कंट्रोलिंग। अब इन पॉइंट्स में क्या आप गप्पे मारोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोगों ने +2 से किए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो इसमें मुझे कुछ नहीं आपको समझाने की लगता ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है कि इंपॉर्टेंस क्या है जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट की इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्टली, ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, इंश्योर करती है कि जो भी रिसोर्सेज, चाहे मटीरियल है, मशीन्स हैं, लेबर हैं, वो इफेक्टिवली यूज़ हों, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट लगे और हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि क्वालिटी को मेंटेन करती है, हाई स्टैंडर्ड्स बनाती है। थर्ड, टाइमलीनेस है, ये इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो ऑन टाइम बने और ऑन टाइम कस्टमर तक डिलीवर किए जाएँ जब कस्टमर को उनकी ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये इनोवेशन में मदद करती है, नई नई इनोवेशन लाती रहती है, हर चीज़ को बेटर वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करती है एंड मार्केट में कम्पीट कर पाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सक्सेस और डाउनफॉल, किसी भी कंपनी की सक्सेस और कंपनी की डाउनफॉल डिपेंड करती है द एक्सटेंट ऑफ केयर, कि कितनी आप उसकी केयर कर रहे हो, कितनी एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो अपने प्रोडक्शन में, उसको कैसे मैनेज कर रहे हो इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए, मैं आपको मेन क्या चीज़ इस मेन पूरी वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन देखो ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो समझने पे समझ नहीं आ रहे, बट जब आप उसका एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको समझ भी आएगा, आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या लिखना है। इस सब्जेक्ट की एक ही सबसे बड़ी बुरी बात है कि सभी यूनिट्स में क्वेश्चन ऐसे ही सरफिरे हैं, बट उसके अंदर जो लिखना है उस क्वेश्चन का जो मतलब बन रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना स्टेटमेंट में आ रहा है, आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं हर क्वेश्चन में कि ये स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आंसर लिख दो, तो आपको उसको समझ के आंसर को लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है, हमने अब तक जितने भी पढ़े, बस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि वो क्या पूछ रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंस लिखने को बोल रहे हैं, कैसे सक्सेसफुल होगा प्रोडक्शन का प्रोसेस, क्या पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हम लोग पहले बता देंगे कि हम लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि सक्सेस और डाउनफॉल किसी भी कंपनी का हैविली डिपेंड करेगा कि वो अपने प्रोडक्शन फंक्शंस को कैसे मैनेज करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी कहीं ना कहीं मैटर करती है। अगर आप एक कंपनी प्रोडक्शन कर रहे हो और आप अपनी कंपनी की केयर ही नहीं, एफिशिएंसी या एक्यूरेसी को मैनेज ही नहीं कर रहे, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, टाइम, आप उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो दिस एफिशिएंसी डायरेक्टली आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, उसके ऊपर एक बुरा असर डालेगी। सेकेंडली, अगर आप इंश्योर नहीं कर रहे कि क्वालिटी हर बार सही सेम ही आ रही है या डिफरेंट हर बार जा रही है, सो केयरफुली मैनेज, इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कंसिस्टेंटली मीट करें। ये नहीं है फर्स्ट कस्टमर है तो उसको बेस्टेस्ट क्वालिटी दे दी और वही कस्टमर जब रिपीट हुआ तो हल्के प्रोडक्ट्स देने शुरू कर दिए कि कस्टमर तो बन ही गया। नो, यहाँ पे भी गलती होती है, एक टॉप कंपनी डाउन पे आ जाती है। थर्ड, कॉम्पिटिटिव एज, एक वेल मैनेज प्रोडक्शन फंक्शन जो है कैन गिव एन एंटरप्राइज अ कॉम्पिटिटिव एज बाय इनेबल इट टू ऑफर प्रोडक्ट की एक कॉम्पिटिटिव प्राइस है या सुपीरियर क्वालिटी है जिसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो अपने राइवल्स के साथ। अगर आप एक वेल मैनेज प्रोडक्शन फंक्शन को या अपनी एंटरप्राइज में उसको देते हो या उसमें एक ऑफ़र इनेबल करते हो कॉम्पिटिटिव प्राइजेस के साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी कंपेयर की जाएगी राइवल्स के साथ कि यार इसने तो कोई ऑफ़र दिया है तो ये क्या क्वालिटी बेकार दे रहा है। नहीं, आपको वही चीज़ रखना है कि अगर आप कोई ऑफ़र निकाल रहे हो तो आपकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर आप कंपटीशन मेंटेन करने के लिए सोच रहे हो कि उसने ये चीज़ का प्राइस घटा दिया है, मुझे भी कम करना है, तो आप कंपटीशन के चक्कर में क्वालिटी नीचे ला रहे हो, दैट इज़ बैड।
जिसको लेना होगा वो 10 रुपये महंगा लेगा पर बेटर क्वालिटी का लेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फोर्थ, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन टूडेज डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट। एंटरप्राइजेज उनको जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उनको क्विकली अडेप्ट करने की ज़रूरत है। कस्टमर क्या चीज़ को प्रेफर कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मांग रहा है, क्या मार्केट की कंडीशन है, आपको सब चीज़ों को ध्यान में रख के उनके साथ अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा जो भी प्रोडक्शन है। क्योंकि जो भी मार्केट है, ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड विद इन अ सेकेंड चेंज होता है, और अगर आप चेंज नहीं ना हुए तो भाई आप भी पीछे रह जाओगे। जैसे नोकिया गायब हो गया ना, वैसे आप गायब हो जाओगे। ठीक है। फिफ्थ, रिस्क मैनेजमेंट। जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगी रिस्क को, प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे उनमें डिले करेगी, डिफेक्ट करेगी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो गए। बट जब आप उस रिस्क को आइडेंटिफाई कर लोगे, भाई आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, और उसको इम्प्लीमेंट करोगे, मेजर करोगे कि आप इसको कैसे कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो, सो एंटरप्राइजेज कैन सेफ गार्ड देयर ऑपरेशनल्स एंड रेपुटेशन। सो एंटरप्राइज कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन को बचा पाएगी। बट अगर आप उसको इग्नोर करी जाओगे, कोशिश करोगे कि निगलेक्ट हो ही जाए, डिलेज करी जा रहे हैं हम, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क आपका एक बहुत बड़ा, जैसे बवंडर नहीं आता, सैलाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एम्प्लॉयज़ मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी। अगर एक वेल मैनेज प्रोडक्शन फंक्शन है, फोस्टर और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि उनकी वैल्यू की जा रही है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, दिस इन टर्न लीड्स टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो हमें हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वो प्रोवाइड करेंगे, इनोवेशंस प्रोवाइड करेंगे, और हमारी कंपनी को एक ओवरऑल सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। बट अगर इसके ऑपोजिट हम उनको वर्क एनवायरनमेंट देते हैं तो वो हमारी कंपनी को डुबोने में भी पूरा समर्थ करेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कॉस्ट कंट्रोल। एक्यूरेट जो मैनेजमेंट होती है प्रोडक्शन फंक्शन की, वो हेल्प करती है कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें, वेस्टेज कम से कम हो, और रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज यूज़ हो, और रिड्यूस करें जो भी इनएफिशिएंसीज है, क्योंकि दिस इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। उसका क्या फ़ायदा कि उतना हमने प्रॉफिट नहीं किया जितनी हमने वेस्टेज कर दी। सो स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको कम से कम वेस्टेज करनी है ताकि आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर पाएँ। उसका कोई मतलब नहीं बनता कि अगर आपने 10 का प्रॉफिट किया और 20 का आपने वेस्टेज ही कर दी उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो कोई अक्लमंदी की बात नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अल्टीमेटली जो एक कंपनी की सक्सेस है वो कहाँ डिपेंड करती है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, कि आप कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, वो जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रोवाइड कर पा रहे हो प्रोडक्ट के नहीं। अ केयरफुली मैनेज प्रोडक्शन फंक्शन इंश्योर करेगी कि जो भी प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जा रहे हैं वो ऑन टाइम हो, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा कर रहे हो, प्राइस जो है कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो, मार्केट के अकॉर्डिंग, और ऐसा प्रोडक्ट हो जो कस्टमर को बिल्कुल सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कस्टमर खुश नहीं है तो आपकी कंपनी खुश हो ही नहीं सकती। कंपनी की खुशी कब है, जब कंपनी सक्सेस पाएगी। सक्सेस कब पाएगी, जब कस्टमर सेटिस्फाई है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड यूनिट 1 यहाँ पे हमारा हो जाता है कंप्लीट। चलिए बात करते हैं हम हमारे यूनिट 2 की। यूनिट 2 क्या है जी, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज़ अ बेटर वे ऑफ क्वांटिटी कंट्रोल देन इंस्पेक्शन। जो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग है वो एक बेटर वे है क्वांटिटी कंट्रोल का इंस्पेक्शन के थ्रू। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का इंस्पेक्शन के साथ यहाँ पे हम कुछ डिफरेंस बता रही हैं। ठीक है, सो ये 2022 और 2020 में क्वेश्चन पेपर में आया था। पहले तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग वर्सेस इंस्पेक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है। सैम्पलिंग, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होता है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज लाइक टेकिंग अ सैम्पल फ्रॉम अ बैच ऑफ प्रोडक्ट। आप एक बैच ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट सैम्पल के लिए ले रहे हो, डिसाइड कर रहे हो वेदर द होल बैच इज गुड और नॉट। इट्स लाइक टेस्टिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिश। जैसे आप कोई डिश बनाते हो तो उसका थोड़ा सा पार्ट टेस्ट करते हो ना, कि पूरी मील आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाओगे कि कैसी है। तो ये होता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, कि आपने छोटा सा एक सैम्पल लिया। बट व्हाट आर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में इन्वॉल्व होता है चेक करना एवरी सिंगल आइटम इन अ बैच टू सी इफ़ दे मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जब इंस्पेक्शन होती है, आपको पता है फूड इंस्पेक्शन करते हैं, तो ईच एवरी सिंगल आइटम ऑफ अ बैच को देखा जाता है कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रही है। केयरफुली एग्जामिन करते हैं एक एक इंग्रेडिएंट को कुक करने से पहले, कि इंश्योर करना कि वो फ्रेश है या गुड है। तो आई होप आपको इंस्पेक्शन और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के बीच का फ़र्क पता चल गया होगा कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल लेना, और इंस्पेक्शन एक एक चीज़ को चेक करना। ठीक है, अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं। पहले तो सैम्पलिंग के, अगर आप सैंपल लेते हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आप कोस्ट इफेक्टिव कर सकते हो, यानी कि सैम्पलिंग आपका टाइम और पैसे दोनों सेव करेगी, क्योंकि आपने जो बैच है, हर बैच में से एक सैंपल लिया, तो इट्स लाइक चेकिंग अ फ्यू बुक्स रैंडमली इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ इंटायर लाइब्रेरी। आपने कुछ बुक्स को चेकआउट कर लिया है, पूरी लाइब्रेरी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव है। सेकेंड, एफिशिएंट फॉर लार्ज बैचेस। मोस्टली लार्ज बैचेस में ये हेल्पफुल होती है, क्योंकि अगर आपके पास एक बड़ा बैच आ जाता है, ठीक है, तो आप उसको
पूरा नहीं चेक कर सकते, आप थोड़ा देख सकते हो। सो व्हेन डीलिंग विद ह्यूज बैचेस, सो सैम्पलिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल वे है। जैसे कि अगर आपने फ्यू ड्रॉप्स, एक स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा, अब आप उसका पूरा पानी तो नहीं ना चेक कर सकते, तो आप उसकी कुछ ड्रॉप्स को चेक करोगे सैम्पलिंग के तौर पे कि वो पानी सही है कि नहीं है, ठीक है। थर्ड, आप इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। जैसे सैम्पलिंग आपको एक क्विक इंडिकेशन दे देगी कि ओवरऑल क्वांटिटी जो है, क्वालिटी है इस बैच की सही है कि नहीं है, ठीक है। रिड्यूस हैंडलिंग ईच आइटम इन अ बैच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डैमेज। अगर आप एक एक आइटम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं डैमेज का रिस्क होगा। सो सैम्पलिंग वो चीज़ को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ एक पोर्शन उस आइटम का हैंडल करना है, उसको देखने की वो सही है कि गलत है। और अब आती है इंस्पेक्शन के एडवांटेजेस की बारी, कि जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो उसके क्या एडवांटेजेस है। पहली है हाई प्रीशियस इंस्पेक्शन, एवरी आइटम इंश्योर करती है कि क्वालिटी कंट्रोल हो, लीविंग नो रूम फॉर एरर्स, कोई भी एरर ना हो। इट्स लाइक मेट्रिकुलसली चेकिंग एवरी पीस ऑफ अ पजल, की इंश्योर करना कि वो पजल का ही पीस है, वो उसी पजल में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, एक एक पीस को चेक करना। सेकंड, आइडियल फॉर क्रिटिकल प्रोडक्ट्स, फॉर कुछ आइटम्स होती हैं जहाँ पे इवन अ माइनर डिफेक्ट कैन बी डिजास्टर्स। इंस्पेक्शंस क्योंकि क्रूशियल है, इसी वजह से इट्स लाइक केयरफुली एग्जामिन करना कि ईच कंपोनेंट जो भी है सेफ्टी हार्नेस के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जो एक एक इंग्रेडिएंट किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उसमें डाला जा रहा है, वो एक एक इंग्रेडिएंट को देखना, उसकी एक्सपायरी चेक करना कि वो फ्रेश है कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है एक डिश के अंदर। एक भी इंग्रेडिएंट अगर हमने एक्सपायर यूज़ कर दिया किसी डिश को प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट इज़ हार्मफुल फॉर समवन्स हेल्थ। थर्ड, बिल्ड ट्रस्ट, कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन जो है वो एक ट्रस्ट बिल्ड करती है कस्टमर के अमाउंट की, ये हाँ अब ये इंस्पेक्शन हो गई है, अब इस कंपनी की क्वालिटी भी अच्छी है क्योंकि इंस्पेक्शन की रिपोर्ट अच्छी आ गई, तो अब यहाँ से हम कुछ ले सकते हैं। कहीं ना कहीं कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है कि इंस्पेक्शन हुई है इस कंपनी की, मतलब अच्छी है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक कंक्लूजन लिखा हुआ है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंशन द बेसिक प्रिंसिपल्स, की बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं एंड टेक्निक्स जो भी फॉलो की जाती हैं इन परचेज बाय नेगोशिएशन। तो पहले तो इसका मीनिंग बताते हैं कि मीनिंग ऑफ परचेज बाय नेगोशिएशन। परचेज बाय नेगोशिएशन क्या होती है, इज़ व्हेन यू बाय समथिंग बाय डिस्कसिंग एंड एग्रीइंग ऑन टर्म्स विद द सेलर इंस्टीड ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग द प्राइस दे आस्क फॉर। आप नेगोशिएट कर रहे हो। जब हम अपनी मदर्स के साथ कुछ लेने जाते हैं और दुकानदार बोलता है ये कपड़ा 900 का है और हमारी माताएं क्या बोलती हैं 500 या 400 में देना है, तो बताओ, तो वहाँ हमारी शक्लें कैसी हो जाती है ना। तो वही है परचेजिंग बाय नेगोशिएशन। जब आप कुछ बाय करने जाते हो, आप डिस्कस करते हो, एग्री करते हो कुछ टर्म्स के ऊपर सेलर के, एंड जस्ट एक्सेप्टिंग द प्राइस दे आस्क फॉर, इट्स लाइक हैंगलिंग एट अ मार्केट टू गेट द बेस्ट थिंग। आप वहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हो कि मुझे बेस्ट डील चाहिए भैया, आपने 900 तो बोल दिया पर ये मेरे लिए महंगी डील है, बेस्ट डील नहीं है, आप 500 का लगाएं तभी ये बेस्ट डील है। तो अब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपको मार्केट में जाने से पहले खुद को प्रिपेयर करना होगा, रिसर्च करनी होगी, आपका बजट देखना होगा, आपको अपने गोल्स देखने होंगे, स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, तभी आप बार्गेनिंग कर पाओगे। डेफिनेटली आप तभी नेगोशिएट कर पाओगे जब आपको उसका एग्जैक्ट कुछ आइडिया होगा। सेकेंड, बिल्ड अ कनेक्शन, बी फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल टू द सेलर। आपको तू मैं नहीं करने की, देना है तो दो, नहीं देना तो रहने तो जाओ अगली दुकान पे, नो। बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप कैन मेक नेगोशिएशन स्मूथर, जैसे कि आप चैट करते हो अपने दोस्तों के साथ। थर्डली, लिसन एंड अंडरस्टैंड, पे अटेंशन टू व्हाट दिस सेलर सेज, कि सेलर क्या बता रहा है, अंडरस्टैंड करो उनकी नीड्स एंड कंसर्न्स को, जो आपको हेल्प करेंगी कि एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कि क्या एक्चुअल में आपके लिए बेटर काम करेगा। फोर्थ, बी क्लियर एंड ऑनेस्ट, क्लियरली बता दो कि आपको क्या चाहिए, क्या आप उसके लिए क्या पे करना चाहते हो। बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है और कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करना है। अब आप दुकानदार को जाके बोल रहे हो भैया सूट दिखा दो, वो आपको 3000 वाला सूट दिखा रहा है और आप बाद में कह रहे हो भैया आपने मुझे ये पसंद आ गया, ये दे दो, कितने पैसे। जब उसने पैसे बताए तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि भैया मुझे तो 400-500 तक का सूट चाहिए था, वो बोल रहे बहन जी आपको पहले बताना चाहिए था, है ना। तो आपको क्लियरली वहाँ जाके बता देना है कि आपको क्या चाहिए और आपको कितने तक का चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग आपको फिर वो चीज़ें दुकानदार दिखाएगा ना। फिफ्थ, फोकस ऑन वैल्यू, डोंट जस्ट फोकस ऑन द प्राइस। आपको सिर्फ प्राइस नहीं देखना, उस चीज़ की क्वालिटी भी देखनी है कि क्या वैल्यू है, कपड़ा क्या है उसका। अब अगर मैं आपको कोई घटिया क्वालिटी का कपड़ा बता रही हूँ कि 1000 का, आप नहीं लोगे, कि मुझे पता चल जाएगा कपड़ा इतने का नहीं है। बट इफ़ समवन सेज दैट प्रोडक्ट इज़ फॉर 1000 रुपीज़ और उसके कपड़े को टच करके पता चल रहा है दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी, किससे अच्छी क्वालिटी पूरे मार्केट में अवेलेबल है, तो वहाँ पे प्राइस नहीं मैटर करेगा,
जो उस कपड़े की कह सकती है कंसिस्टेंसी या कह सकते हैं उसकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो मैटर करेगी उसके अदर फैक्टर, ठीक है। क्योंकि एक आपको चीज़ होती है कि पसंद आ गई, उसका कपड़ा आपको बहुत अच्छा लगा, सॉफ्ट मटेरियल है, मटेरियल बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पे आप लोग प्राइस पे फोकस नहीं कर पाओगे। 6, टेक योर टाइम। नेगोशिएशन एक प्रोसेस है, इसमें आपको जल्दी नहीं करनी है कि भैया देना है तो दे दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ दूसरी। नो, टेक योर टाइम टू डिस्कस एंड कंसीडर ऑप्शन। सभी ऑप्शन को ईजिली आराम से कंसीडर करो कि ये ऑप्शन है। 7, बी फ्लेक्सिबल, बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड फाइंड सोल्यूशन जो भी आपके और सामने वाले दोनों के लिए बेनिफिट हो। सो फ्लेक्सिबिलिटी लीड्स टू बेटर आउटकम्स। 8, आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। व्हेन यू वॉक अवे इफ़ द टर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स लाइक नोइंग व्हेन टू स्टॉप बार्गेन। जब आपको पता चल रहा है कि भाई सामने वाला बंदा रेट कम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका है कि अब आपके एक्सेप्टेंस की ये बाहर है, आप इतने का ये चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। इट्स लाइक नोइंग व्हेन टू स्टॉप। अब आपको पता चल चुका है कि आपको अब ये बार्गेन स्टॉप कर देनी चाहिए क्योंकि डील आपके लिए सही नहीं है, आपका पूरा बजट हिला देगी। एंड 9th, डॉक्यूमेंट द एग्रीमेंट। वंस यू रीच एन एग्रीमेंट, मेक श्योर द डॉक्यूमेंट जो आप बिलिंग करवाओ, ठीक है, क्योंकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अगर उस प्रोडक्ट में कुछ भी डिफॉल्ट निकला है तो आपने बिल लेके वहाँ से निकलना है, बिलिंग, ठीक है। सो ये दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं गाइज, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया, बस आपको समझना है क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस अमंग वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आपको डिफरेंस बताना है और इन दोनों का डिफरेंस क्यों है, वाई इज़ दिस डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है ही क्यों, वो भी बताना है। सो पहले तो एस्पेक्ट आपको इन दोनों का डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, कॉस्ट जो रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जिसके अंदर फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट दोनों अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी, वो होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इन दोनों की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जो फिक्स कॉस्ट है वो उसकी एग्जाम्पल्स क्या है, रेंट, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या है, ये परमानेंट है, फिक्स कॉस्ट है, आपको सैलरीज देनी ही पड़ेंगी, आपको हर महीने रेंट पे करना ही पड़ेगा। और जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो कौन सी है, यूटिलिटीज़, जैसे कि सम फिक्स फी प्लस उसके यूसेजेस क्या है माइनस उसके बेस चार्जेस क्या हैं, ये डिपेंड करेंगी, ठीक है, सेमी वेरिएबल वाली। बट जो फिक्स वाली है वो फिक्स है, वो आपको परमानेंट है, पे करनी ही पड़ेंगी, ठीक है जी। जैसे कि यूटिलिटीज़, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, वेरिएबल मेंटेनेंस, ये कॉस्टेज आपको पे करनी पड़ेंगी जो सेमी वेरिएबल वाली है। नेक्स्ट, इनका बिहेवियर विद वॉल्यूम, जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर आपका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बढ़ रहा है तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद प्रोडक्शन और यूसेज के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहेगी, ठीक है जी। इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, जो फिक्स कॉस्ट है प्रोवाइड करती है एक बेस लाइन फॉर बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, दे डू नॉट इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म डिसीजंस, और जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस को इम्पैक्ट नहीं करती है। बट जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वे रिक्वायर करती है कि मोर डिटेल एनालिसिस चाहिए भाई, जब भी वो डिसीजंस लेती है अबाउट प्रोडक्शन लेवल और यूसेज के ऊपर, उसे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन की, इन दोनों के बीच में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डिफरेंस है। नो, फिक्स कॉस्ट हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग द बेस लाइन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। फिक्स कॉस्ट आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में कि फाइनेंशियल कमिटमेंट की बेस लाइन क्या है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी कॉस्ट को, असिस्ट करेगी कि ये मोर एक्यूरेट है, बजट के अकॉर्डिंग डेवलप करी, कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। सो ये डिफरेंट मैनेजमेंट की अप्रोचेस की जो भी इसमें ज़रूरत है उनको देखेगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये छोटा सा इसका डिफरेंस है गाइज, अगर आप इसको जैसे प्रॉपर PDF ओपन करके रीड करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। अब क्यों इनका डिस्टिंक्शन है जो वो इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में ये दोनों मदद करते हैं। डिफरेंस करके बताते हैं कि फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एड्स इन क्रिएटिंग एक्यूरेट बजट में कहीं ना कहीं मदद करती है। फिक्स कॉस्ट आपको एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, वहीं पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट रिक्वायर करती है आपको मोर डिटेल एनालिसिस, कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजीज में मदद करती है, अंडरस्टैंड करती है नेचर कॉस्ट का कि कॉस्ट का नेचर क्या है, आपको हेल्प करती है डेवलप करने में कि इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। फिक्स कंट्रोल कहीं ना कहीं रिक्वायर है इसमें डिफरेंट मैनेजमेंट अप्रोचेज जिनको आप कंपेयर कर सकते हो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के साथ ड्यू टू देयर डिफरेंस बिहेवियर, कि चेंज इन वॉल्यूम में क्या बिहेवियर में चेंजेस है। थर्ड, डिसीजन मेकिंग, आइडेंटिफाई करना सेमी वेरिएबल कॉस्ट को असिस्ट इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। आइडेंटिफाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट असिस्ट करना इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन लेवल, कि क्या रिसोर्स की प्रोडक्शन लेवल है, क्या रिसोर्स एलोकेशन है, क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है। इंश्योर करना कि जो बिग फिक्स हैं और वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं वो कंसीडर करें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेसेस को, ठीक है जी। फोर्थ, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हेल्प करता है इवैल्यूएट करने में परफॉर्मेंस बिजनेस की, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि जो भी इम्पैक्ट है बोथ टाइप ऑफ कॉस्ट वो प्रॉफिटेबिलिटी वाला हो एंड फाइनेंशियल हेल्थ जो है प्रॉपरली इससे असेस हो, इम्प्रूव हो, तो ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करता है। तो यहाँ पे इसका ये समरी बता रखा है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा
पूछते हैं कि विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ एन आइटम, कौन से फैक्टर्स हैं जो एक आइटम की प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हाउ कैन द राइट प्राइस बी डिटरमाइन, और हाउ कैसे हम लोग किसी चीज़ का प्राइस जो सही प्राइस है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले कौन से फैक्टर्स हैं, पहले तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, अगर हमने पीछे से प्रोडक्शन ही महंगी की है तो कहीं ना कहीं प्राइस डिसाइड करने में किसी आइटम का हमारे इफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगा। सेकंड, मार्केट में डिमांड कितनी है, जितनी डिमांड ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी हाई होती है, ठीक है जी। थर्ड, कंपटीशन कितना है मार्केट में, कंपटीशन की वजह से कई बार प्राइजेज हमें कम करने पड़ते हैं। फोर्थ, परसीव वैल्यू क्या है, जो परसीव वैल्यू होती है किसी प्रोडक्ट की बाय कस्टमर, क्योंकि इन्फ्लुएंस करते हैं ना कि कस्टमर क्या पे करना चाहते हैं, तो परसीव वैल्यू क्या है ये भी कहीं ना कहीं मैटर करती है कि ब्रांड की रेपुटेशन, क्वालिटी क्या प्रोवाइड करिए, यूनिक की प्रोडक्ट में यूनिक क्या है, वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। फिफ्थ, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जैसे कि फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट या ओवरऑल इकॉनमी की हेल्थ क्या चल रही है सब आज के टाइम में, ये भी कहीं ना कहीं प्राइसिंग को डिसाइड करने में मदद करता है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन में लीड्स टू हाई प्राइजेज, जबकि इकोनॉमिक अगर डाउन टर्न है तो नेसेसरी है कि प्राइजेज लो होंगे। सिक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट जो एसोसिएट होती है विद डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर, सच है जैसे शिपिंग, लॉजिस्टिक, ये भी कहीं ना कहीं हमारे फाइनल प्राइस को इफेक्ट करती है, क्योंकि शिपिंग का प्राइजेस कोई भी, ठीक है, पल्ले से तो नहीं ना लगाएगा, कहीं ना कहीं क्लाइंट से ही लेने होते हैं उन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में इंक्लूड होते हैं। अब इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा प्राइस एक प्रोडक्ट के लिए सही है। पहले तो आप कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करेंगे, यानी कि कैलकुलेट करेंगे कि उस कॉस्ट को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आई, एंड अ मार्कअप टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, और उसको मार्क करेंगे। इंश्योर करेंगे कि जो भी मार्कअप कवर्स हैं वो बोथ कॉस्ट हों, ठीक है, बोथ कॉस्ट एंड डिज़ायर प्रॉफिट मार्जिन, आप उसमें मार्क करें कि आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, आपकी इतनी कॉस्ट इस प्रोडक्ट को बनाने में आई, तो आप उसके बाद कॉम्पिटिशन देखेंगे, मार्केट का ओवरऑल पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या चल रहा है, उसके बाद प्राइस डिसाइड करेंगे। सेकंड आती है मार्केट के बेस पे आप प्राइसिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे कि मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स के क्या प्राइस चल रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आप प्राइस सेट करेंगे। इंश्योर करेंगे कि जो भी प्राइस आप करें वो मार्केट के बाकी प्राइजेस के साथ रिमेन सेम हो। थर्ड, आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करेंगे, यानी कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना उसी प्रोडक्ट की घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपये में बिक रहा है, बट आपने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया तो आपको वो प्रोडक्ट 500 का पड़ रहा है, तो आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बेनिफिट देख रहे हो। फोर्थ, आप डायनामिक प्राइसिंग कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो प्राइस को बेस्ड ऑन रियल टाइम चेंजेस, कि क्या डिमांड में चेंज आ रहा है, क्या कंपटीशन में, क्या मार्केट कंडीशन में चेंज है। जैसे अगर मैं बताऊँ, जब सर्दियों से गर्मियाँ आती है तो जो सर्दियों का स्टॉक होता है, जैकेट्स वगैरह सब कुछ सेल पे लग जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, प्राइस को एडजस्ट कर देते हैं चेंजेस को देखते हुए कि वेदर चेंज हो रहा है, माल हमारा अंदर लग जाएगा, तो वो सेल पे लगा देते हैं वो चीज़ों को। फिफ्थ, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, सेट प्राइस इस तरीके से सेट करना है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे हमने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, कोई चीज़ अगर आपको 100 रुपीज़ की है, वो 100 की जगह वहाँ पे प्राइस क्या लिखा होगा, सिर्फ 99, तो वो क्या है, जो 1 रुपया उन्होंने कम किया है ना 100 में से, वो कहीं ना कहीं लोगों को साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेगा, सिर्फ 99, तो वो लोग उसको बाय कर लेंगे। तो साइकोलॉजिकली प्राइसिंग कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग, और उसके बाद कस्टमर का रिस्पॉन्स जो है उसको मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसी के अंदर भी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपेयर प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, डिस्कस करें स्कोप एंड एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट और इनका रोल क्या है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होती है, अब आपको ये अच्छे से क्लियर है कि ये किसके साथ डील करती है, प्लान कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल करना, मैन्युफैक्चर करना, तो आप लोग इसके अंदर गप्पे लिख सकते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होती है। सेकंड आते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होती है, इसका एक ब्रॉडर स्कोप है, ये ऑल एस्पेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करती है, सिर्फ ये प्रोडक्शन को नहीं देखती ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इसके अंदर मैनेजिंग वेरियस फंक्शन जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, सप्लाई चेन क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, इवन कस्टमर की सर्विसेज तक भी ये देखती है। इसका मेन एम क्या होता है कि इसने देखना है कि ऑप्टिमाइज हो जो भी प्रोसेस है, रिसोर्सेज अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी के गोल है या कस्टमर को सेटिस्फाई करना है या क्वालिटी मेंटेन करनी है, सब चीज़ों को इसने ऑर्गेनाइज या मैनेज करना है, ठीक है। अब स्कोप एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या है, इनके स्कोप क्या है ऑपरेशनल मैनेजमेंट के। पहले तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे, डेवलपिंग करेंगे कि लॉन्ग टर्म प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाई जाए इनके गोल्स को देखते हुए। सेकंड, ये प्रोसेस करेंगे डिज़ाइन एंड उसके में इंप्रूवमेंट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे एफिशिएंट प्रोसेसेस कि प्रोड्यूस किसी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, और डिलीवरी सर्विस जो भी इन्होंने सब कुछ ना डिज़ाइन कर लिया, और अब देख रहे हैं कि उसमें कंटिन्यूसली हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कितना बेटर उसको और हम लोग बना सकते हैं। थर्ड, ये लोग देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, उसको
को मैनेज करती है कि कैसे मटेरियल जो है वो फ्लो कर रहा है, कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है, कैसे फाइनेंसेस जो है फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ वो मैनेज करती हैं। फोर्थ ये इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को मैनेज करती है, चेक करती है कि सफिशिएंट स्टॉक जो है कंपनी में अवेलेबल है कि नहीं। फिफ्थ ये क्वालिटी को मैनेज करती है, देखती है कि रॉ मटेरियल जो भी आ रहा है वो क्वालिटी मेंटेन रहे, क्वालिटी नीचे नहीं गिरनी चाहिए कंपनी की। सिक्स फैसिलिटी मैनेजमेंट देती है, फैसिलिटी जो भी चाहिए होती है किसी भी चीज़ के लिए, सपोर्ट फंक्शंस के लिए, तो सब कुछ ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या है? पूरे ऑपरेशंस को मैनेज करने वाली। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? सिर्फ प्रोडक्शन को मैनेज करने वाली, ठीक है। अब इसका रोल क्या है? रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करने में। ये इन्हेंस करेगी एफिशिएंसी, देखिए पॉइंट्स वही रिपीट होंगे जो ऊपर हमने अभी देखे इंपॉर्टेंस वाले। इंप्रूव करेगी क्वालिटी, फैसिलिटेट करेगी कि नई नई इनोवेशंस हों, एक्सपैंड करेगी मार्केट की रीच को, अडेप्ट करेगी नए नए चेंजेस को। तो पॉइंट्स सारे वही हैं, तो आप इनके अंदर गप्पे लिख सकते हैं। अब गाइस एक क्वेश्चन ये है जो मुझे ये लगता है कि अगर जो ऊपर हमने अभी 4 क्वेश्चन किए यूनिट 2 के, उनमें से कोई नहीं अगर आता तो आपको एक क्वेश्चन डिमांड फोरकास्टिंग का दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये हम एक एक्स्ट्रा में क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन किए ना ऊपर 4। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है डिमांड वाला, अगर आपको बाय चांस उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता और डिमांड फोरकास्टिंग का आपको कुछ दिख जाता है पेपर में, या कोई स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें फोरकास्टिंग समथिंग लिखा है, तो उसके अंदर क्वेश्चन कुछ भी हो, आपने डिमांड फोरकास्टिंग का मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी और यही आंसर लिखाना है चुप करके। अगर किसी भी यूनिट में, मैं हर यूनिट में ऐसा एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस एक चैप्टर को तो हम पक्का पकड़ रहे हैं हर यूनिट में से कि इस चैप्टर के ये क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से आएगा। अगर बाय चांस उसमें से नहीं आता तो मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको ऐसा दे रही हूँ, जैसे यूनिट 2 में मैं आपको प्रोडक्शन वाला पूरा करवाया मैंने, ठीक है, पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चन थे सब हमने किए। एक क्वेश्चन मैं आपको डिमांड वाला क्यों दे रही हूँ कि अगर बाय चांस प्रोडक्शन नहीं आता, बाय चांसेस उसके 90% की वो आएगा, बाय चांस नहीं आता तो आपके पास मटेरियल होगा, अगर फोरकास्टिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिखता है तो आप उसमें गप्पे मार पाएंगे। अब डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है? आप सबको अच्छे से पता है कि डिमांड को फोरकास्ट करना ये एक प्रोसेस है कि हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कस्टमर की क्या डिमांड हो सकती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके। ये हेल्प करेगी बिजनेसेस को कि ये इन्फॉर्म्ड रहें इनके डिसीजन के बारे में, इनको पता चलता रहे कि प्रोडक्शन क्या है, इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे है कि आप फोरकास्ट कर रहे हो बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में कि फ्यूचर में क्या होगा। अब अगर आपको अच्छी डिमांड फोरकास्ट करनी है तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? पहले तो आपके पास एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है बाज़ार में, डाटा क्या है। सेकंड, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको किस टॉपिक के ऊपर डिमांड फोरकास्ट करनी है। अब ये नहीं आप मार्केट में गए और दूसरे की थाली में देख के अपना बैंगन भूल गए कि मुझे काम क्या करना था। थर्ड, आपको कोलैब करना होगा, कोलैब इज़ सच एज इम्पॉर्टेंट जो आपकी बिजनेस को कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। फोर्थ, आपको टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि बिना टेक्नोलॉजी के मैं पुरानी तकनीकी यूज़ करके आज की मार्केट में कम्पीट कर पाऊँगा, दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट एंड एक तरह से इम्पॉसिबल के बराबर है, ठीक है। फिफ्थ, कंटिन्यूसली उस चीज़ को मोनीटर करते रहना, जो भी आपने डिमांड को फोकस किया उसको मोनीटर करना, रिव्यू करना कि ये सही जा रहा है जो भी मैं प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेथड्स क्या है डिमांड को फोकस करने के? पहला मेथड है क्वालिटेटिव मेथड। ये मेथड रिलाई करती है एक्सपर्ट की जजमेंट के ऊपर कि मार्केट रिसर्च क्या है, ठीक है। ये प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को। पहले तो मार्केट की रिसर्च को देखते हैं, सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। सेकेंडली एक्सपर्ट का ओपिनियन रहते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं उस इंडस्ट्री या उस प्रोडक्ट के बारे में। थर्ड, डेल्फी मेथड, अ स्ट्रक्चर अप्रोच दैट इन्वॉल्व मल्टीपल राउंड ऑफ एनोनिमस सर्वे, जिसके अंदर मल्टीपल राउंड ऑफ सर्वेज या फीडबैक इंक्लूड होता है। एक्सपर्ट्स की एडवाइस, मल्टीपल एक्सपर्ट्स की एडवाइस इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे आप इसको मतलब क्रॉस चेक कर रहे हो 2-3 जनों से, तो ये ओवरऑल मेथड कहलाता है क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? टाइम सीरीज एनालिसिस। आप टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि हिस्टोरिकल सेल डाटा को पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि किस सीज़न में क्या जो पास्ट में क्या सेल हुआ था, तो आप एवरेज निकाल रहे हो कि इस सीज़न में ये हुआ था पास्ट में, तो ये अब भी हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, जैसे हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का डाटा देखते हैं। सेकंड, इसमें क्या है? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, यानी कि असाइनिंग एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर देगी कहीं ना कहीं वेट्स टू पास्ट ऑब्जर्वेशन टू गिव मोर वेट टू रिसेंट डाटा, कि जो भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो स्मूथली इंप्लीमेंट हो पाएगा आज के टाइम पे भी। थर्डली, आप ट्रेंड एनालाइज कर पाएंगे कहीं ना कहीं कि क्या ट्रेंड हो सकता है फ्यूचर में। थर्ड मेथड क्या है? कैजुअल मॉडल। आप कैजुअली मॉडल को अप्लाई कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो दो डिमांड और वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को, क्या प्राइस है क्या प्रमोशन है, आप सिंपली कैजुअली उसको देख लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस देख सकते हो, टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो रिलेशनशिप डिमांड एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आप फ्यूचर में उस चीज़ की डिमांड को एनालाइज कर पाओ। सेकेंड, इकोनोमेट्रिक मॉडल का यूज़ कर सकते हो, यानी कि इकोनोमेट्रिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी और स्टैटिकल टेक्निक, तो मॉडल जो भी इम्पैक्ट करेगी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि GDP, इन्फ्लेशन, कस्टमर का क्या
कॉन्फिडेंस है, क्या डिमांड है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। फोर्थ मेथड क्या है, सिमुलेशन और सिनेरियो एनालिसिस कर सकते हो। सिमुलेशन एंड सिनेरियो एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है, आप क्रिएट कर सकते हो हाइपोथेटिकल सिनेरियोज और रन कर सकते हो सिमुलेशंस के पीछे कि प्रिडिक्ट कर पाओ कि इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा हमारे डिफरेंट डिमांड्स या डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। जैसे कि अगर चेंज आता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी में या मार्केट के शेयर में या कॉम्पिटिटर के एक्सचेंज से, तो इसके बाद डिमांड में क्या चेंज आएगा हमारी ओवरऑल, तो आप ये प्रिडिक्शंस यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको डिमांड फोरकास्ट करने में मदद करेंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था डिमांड फोरकास्टिंग वाला, अगर आपको लगे कि करना है, क्योंकि सेफ्टी के लिए मैंने इसीलिए डलवाया ये क्वेश्चन पीडीएफ में कि फॉर अ सेफ्टी आप कर लें, क्योंकि कई बार हो जाता है, तो मुझे थोड़ी सी वाई की करना चाहिए, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। अब यूनिट 3 के क्वेश्चन क्या है पहले, अब यूनिट 3 बहुत ईजी है, ये पूरा यूनिट इस पर डिपेंड रहेगा कि अगर आपने एक कंपनी खड़ी करनी है, उसकी लोकेशन मैटर करेगी। अगर तो मैं एक उजाड़ बीन जगह पे आपको एक कंपनी लेके दे दूँ, उसमें सब कुछ सेटल कर दूँ, तो क्या वो कंपनी चलेगी? नहीं। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चंस को समझना, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रखे हैं सभी। पहला क्वेश्चन क्या है, द लोकेशन ऑफ द वेयर हाउस इज़ द क्रूशियल डिसीजन। जो किसी भी वेयर हाउस की लोकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो कि बताएगी कि आपकी कितनी, मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, विच हैज़ टू बी टेकन विद एटमोस्ट केयर एज द प्रोसेस ऑफ रेलोकेशन वंस द फैसिलिटीज़ आर इंस्टॉल। जब एक बार उस वेयर हाउस में फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल कर दिया गया एंड मेड ऑपरेशनल, तो हम लोग उसको बार बार वहाँ से चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन 2023 में आया था, इसके ऊपर आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपको यहाँ पे बता रही है कि आपको केयरफुली एक लोकेशन को चूज़ करना है जब भी आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो भी बनाना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको उसको दोबारा शिफ्ट करना, रेलोकेट करना, पूरा सेट करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। इमेजिन यू आर पिकिंग अ स्पोर्ट टू बिल्ड अ गैंट स्टोरेज अगेन। इमेजिन करें कि आप एक स्पोर्ट को पिक कर रहे हैं कि बिल्ड अ गैंट स्टोरेज एरिया फॉर स्टफ, आपने स्टोरेज एरिया बनाना है अपने स्टफ के लिए। सो यू गो to think कि real hard about where to put it, because once you have set everything up and got it running smoothly, so वहाँ से कहीं और मूव करना, पहले तो आपकी बहुत सारे टन ऑफ मनी ख़राब होगी, ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। सेकेंडली वहाँ पे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि लोकेशन केयरफुली चूज़ करनी चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस, कि क्या सिग्निफिकेंस है कि आपको कैसे एक राइट लोकेशन को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि लोकेशन की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करेगी कि बिजनेस के ऑपरेशन इंक्लूड एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कस्टमर सर्विसेज, डायरेक्टली इन सब के ऊपर ये इम्पैक्ट डालने वाली है। सेकंड, कॉस्टली रेलोकेशन प्रोसेस, यानी कि अगर हमने शिफ्ट करना है तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा, अब आप इनके अंदर रीड कर लीजिएगा। थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपने रॉन्ग लोकेशन चूज़ कर ली तो बहुत तगड़े वाला रिस्क हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ऐसी जगह पे आपने लोकेशन चूज़ कर ली जहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है, ठीक है, इवन ट्रांसपोर्टेशन का काम भी नहीं चलेगा वहाँ पे, यानी कि अगर आपका वहाँ से कोई आपने डिलीवरी करनी है प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट, तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको ज़्यादा कॉस्टेज पड़ेंगी। सो केयरफुली कंसीडर करना कुछ फैक्टर्स को जब आपने लोकेशन डिसाइड करनी है, क्योंकि जब भी आप लोकेशन लेते हो एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, आप बार बार इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाले डिसीजंस को अगर 10 मिनट सोच लो, 2 दिन सोच लो, हफ्ता सोच के ले लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बट अगेन उसको शिफ्ट करना इट्स डिफिकल्ट। सो हियर्स वाई इट्स अ बिग डील। क्यों ये एक बिग डील है? क्योंकि ये एक कॉस्टली मूव है, आप 1 रुपया लगा के तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं ना कर पाओगे। सेकेंडली, टाइम क्रंच, मनी नहीं, टाइम भी धक्के खाएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी जगह पे शिफ्ट नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं इतना वेस्ट होगा, आप अगेन सारी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी नए एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। थर्ड, आप कस्टमर से कैसे, कस्टमर के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस आउट ऑफ दैट वेयर हाउस, रेलोकेट, अगर आप उसको रेलोकेटिंग कर देते हो कहीं ना कहीं मैस कर देगा आपके कस्टमर्स के साथ। सो एम्प्लॉयज़ हसल, थिंक अबाउट योर वर्कर्स टू। एम्प्लॉयज़ भी तो दिमाग ख़राब करेंगे अपना, दे हैव गॉट यूज टू देयर रूटीन, देयर कम्यूट एंड देयर वर्क प्लेस, सडनली टेलिंग देम हे वी आर मूविंग एंड कैन बी अ रियल हेडेक फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सिर ना जो है घूम जाएगा, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या, अब ये भी लोकेशन के ऊपर ही है, ध्यान से पढ़े, देखिए द गवर्निंग प्रिंसिपल क्या है कि लोकेशन जो है एक प्लांट की शुड बी फिक्स इन सच अ मैनर दैट द पीपल जो वहाँ के इंटरेस्टेड हैं, उसकी सक्सेस में इंटरेस्टेड हो, वो गुड्स सेल करें, मोस्टली प्रॉफिटेबल हो, एंड मैन्युफैक्चर देम विद द लीस्ट एक्सपेंसिव, और कम से कम कॉस्ट पे उसको मैन्युफैक्चर करें। अब ये भी कहीं ना कहीं लोकेशन के ऊपर ही है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमेजिन आप एक शॉप को सेट कर रहे हो, एक फैक्ट्री को,
ठीक है। गवर्निंग प्रिंसिपल्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपने मेन रूल्स या अपने आइडियाज़ बताने हैं जब आप डिसाइड करोगे कि आपको अपनी शॉप कहाँ पे लगानी है। सो नाउ दीज प्रिंसिपल आपको बहुत कुछ बताएंगे कि देखो क्या है, सेल गुड्स प्रॉफिटेबली, कि आपको अपने गुड्स को प्रॉफिटेबली सेल करना है। यू वांट्स टू पुट योर शॉप और फैक्ट्री वेयर यू कैन ईजिली सेल द थिंग्स यू कैन मेक और हैव इट इन योर स्टोर। आपको अपनी शॉप या आपका जो भी फैक्ट्री ऐसी जगह पे लगाना चाहिए ना जहाँ पे जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो वो ईजिली बिक जाए, ठीक है, आपके सामान ईजिली कस्टमर तक पहुँच जाए, आप बहुत सारे लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचा पाओ और उनको भी आपके तक आना ईजी हो। सेकंड, मैन्युफैक्चर जो आप प्रोडक्ट करें वो चीपली मैन्युफैक्चर करें। ये नहीं है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट से सस्ता प्रोडक्ट पहले ही पड़ा है तो आपके मैन्युफैक्चर करने का कोई बेसिक मतलब नहीं है। सो बेसिकली इट्स लाइक पिकिंग अ स्पॉट फॉर योर लेमन स्टैंड। अगर आपने कोई लेमन का ठेला लगाना है, अगर मैं आपको बंद कली दे दूँ कि यहाँ नुक्कड़ पे लगा लें तो काम नहीं चलेगा। अगर यही मैं आपका चौराहे पे लगा दूँ तो नींबू पानी के कितने गिलास बिकेंगे। तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन डिसाइड करनी है जहाँ पे आपका बिजनेस चले। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आप ऊपर वाले के जो क्वेश्चन के पॉइंट्स थे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है लोकेशन है और वाई इट्स अ बिग डील, कॉस्टली मूव था, तो आप ये डाल सकते हो पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप लोकेशन डिसाइड कर रहे हो आप उनको देख के डिसाइड करें। अगर आप नहीं करेंगे तो क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा या क्यों ये कॉस्टली हो जाएगा, आप वो डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही है, देखिए, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन, कि लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है डिसीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, क्या इम्प्लीकेशन है अगर आप एक रॉन्ग लोकेशन डिसीजन ले लेते हो, कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करेंगे डिसाइड करने के लिए लोकेशन को। जैसे कि ऑटोमोबाइल का आपका एक शोरूम है एंड एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके आपको आंसर लिखना है। पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन डिसीजन, चूज़ द राइट लोकेशन, एक सुपर इंपॉर्टेंट, या किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है एक लोकेशन को सही डिसाइड करना। थिंक ऑफ इट लाइक अ पिकिंग योर स्पॉट फॉर योर फेवरेट गेम। सो इफ़ यू चूज़ द रॉन्ग स्पॉट, अगर आप एक रॉन्ग स्पॉट को चूज़ कर लेते हो तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा ना, हार्ड हो जाएगा, आप वहाँ पे खेलोगे कैसे। परफेक्ट स्पोर्ट अगर आप पिक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने में। अगर मैं खुले मैदान में खेलने जा रही हूँ, मुझे क्रिकेट खेलने तो मज़ा आएगा, और यहीं अगर मैं एक छोटी सी जैसे गली में खेल रही हूँ तो वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं परफेक्ट स्पॉट मैटर करता है। सो अगर आप एक रॉन्ग लोकेशन डिसाइड कर लेते हो तो क्या इम्प्लीकेंट आपके ऊपर इम्प्लीमेंट पड़ेगा, जैसे कि आपकी जो सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी, कॉस्ट खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, आपकी रेपुटेशन खड्डे में चली जाएगी। तो इम्प्लीकेशंस आपके ऊपर आएंगी। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप एक लोकेशन डिसाइड करो। जैसे हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछे गए थे कि फॉर एग्जांपल आपका एक ऑटोमोबाइल का शोरूम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्टली विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। ऑटोमोबाइल शोरूम्स में क्या होता है कि अगर आपके पास विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग, जैसे अगर हम कोई बाइक की शॉप पे जा रहे हैं, जैसे स्टोर पे जा रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे हमें इजीली वो विजिबल है कि इस कंपनी के पास ये मॉडल की बाइक है, ये मॉडल की कार है। यू डू वॉन्ट इट इन अ प्लेस वेयर लोड्स ऑफ पीपल कैन सी इट एंड गेट टू इट ईजिली, कि लोग वहाँ तक ईजिली पहुँच पाएँ। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा इस नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्पेस, तो आपको वहाँ पे इनफ स्पेस की भी नीड है। अगर आप कार का डिस्प्ले कर रहे हो तो आपको जगह डिसाइड करनी पड़ेगी ना, लोकेशन, जहाँ पे आप उस चीज़ की अपने प्रोडक्ट की डिस्प्ले भी कर पाएँ एंड जो लोग कस्टमर आपके पास आए वहाँ पे उनके व्हीकल्स को खड़े करने के लिए जगह भी हो। थर्ड, डेमोग्राफिकल, यू कंसीडर हु लिव नियर बाय, कि आप जहाँ पे दुकान खोले हुए कंपनी शुरू करें वहाँ लोग आसपास कौन से रहते हैं, किस तरह के वो चीज़ों को पसंद करते हैं, किस चीज़ों को बाय करने में वो इंटरेस्टेड हैं। फोर्थ, कंपटीशन, आपको चेक करना पड़ेगा ना कि बाकी शोरूम्स में क्या बिक रहा है, क्या लोग वहाँ से बाय कर रहे हैं, कौन से ब्रांड्स को वो लोग वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी अगर आपका हॉस्पिटल है तो यहाँ कौन कौन से फैक्टर्स देखेंगे। फर्स्टली अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे इजीली पहुँचा जा सके, असेसेबल हो, अगर पेशेंट या एम्बुलेंस कहीं भी जा रही तो इजीली वहाँ पे पहुँच जाए इन एमरजेंसी केस। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ऐसा बनाओ, रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जब भी आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप इजीली रस्तों से पहुंच जाओ। थर्ड, पॉपुलेशन डेंसिटी, यू लुक फॉर अ प्लेस विद इनफ पीपल, जब भी लोगों को ज़रूरत हो स्पेशलाइज मेडिकल केयर की तो लोगों के पास अवेलेबल हो वो जगह। प्रॉक्सिमिटी टू रेफरल सोर्सेज, बीइंग क्लोज टू अदर मेडिकल फैसिलिटी, जैसे स्पेशलिस्ट कैन बी हेल्पफुल। जैसे कि अगर हम लोग सीएमसी हॉस्पिटल को देखें लुधियाना में जो है, बिल्कुल उसके सामने कितनी मेडिकल की शॉप्स है, मेडिकल फैसिलिटी, अगर अंदर कुछ भी मटेरियल ख़त्म हो जाता है तो बाहर शॉप से हम लोग ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के पास दुकानें खुली या हॉस्पिटल की वजह से दुकानें खुली हैं, दुकानों की वजह से हॉस्पिटल, ये तो बात की बात है, बट कहीं ना कहीं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ और अंदर हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। फिफ्थ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यू टू मेक श्योर द लोकेशन मीट ऑल द लीगल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो लोकेशन है वो सभी लीगल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड
एट प्लांट लेआउट। अब देखिए ऊपर वाले हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए वो लोकेशन के बेस पे थे, या तो आपको लोकेशन कि प्लांट की लोकेशन क्या है वो आ सकता है, या प्लांट का लेआउट क्या है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्लांट का लेआउट, जो मैं चाहती हूँ कि आप करें, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक एक्स्ट्रा करके ही आना है वैसे भी अटैम्प्ट, तो कहीं से भी अगर आए तो आप अटैम्प्ट करके आ पाएंगे, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लांट लेआउट, कि प्लांट का लेआउट क्या है, डिस्कस करें इसके बेसिक प्रिंसिपल्स और एक्सप्लेन करें डिटेल में जो टाइप्स क्या है। तो अब इसके रिलेटेड अगर आपको पेपर में कोई भी स्टेटमेंट दिखेगी प्लांट लेआउट के ऊपर, तो आपको अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा तो आपने ये सब कुछ लिखाना है जो भी इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। प्लांट लेआउट क्या है? प्लांट लेआउट इज़ लाइक अरेंज फर्नीचर इन योर हाउस बट ऑन अ मच बिगर स्केल। जैसे कि इंस्टीड ऑफ फर्नीचर थॉट यू आर अरेंजिंग मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड वर्क स्पेस इन अ फैक्ट्री। आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि आप मशीन्स वगैरह को अरेंज करें। तो आपका यहाँ पे मेन गोल क्या है कि आपको ऑर्गेनाइज करना है सभी चीज़ों को इस तरीके से कि आपका काम ईजिली हो जाए, काम सेफली हो जाए और काम बहुत मोस्ट इफेक्टिवली वे में हो। तो इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है? पहले तो आप प्लांट लेआउट के लिए बेसिक प्रिंसिपल है एफिशिएंसी देखोगे। द लेआउट शुड बी हेल्प वर्कर्स। लेआउट आपको इस तरीके से उसको सेटल करना है मशीन्स को कि वो वर्कर्स की हेल्प करे, कि वर्कर्स उसको उस तक क्विकली पहुंच पाएँ, उस मशीन का ईजिली यूज़ कर पाएँ विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम, और उनको वो खिंच करके मशीन को ऑन ना करना पड़े, उनका ईजिली मतलब एनर्जी सेफ और वो काम पे एनर्जी इन्वेस्ट कर पाएँ। सेकेंड, मशीन्स आर सेफर। आपको इस तरीके से उनको मैनेज करना है कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो किसी के साथ, ठीक है। अगर आपने मशीन की डायरेक्शन ऑपोजिट साइड रख दी, और मोस्टली बहुत जगह पे होता है कि काम करने वाले को पता ही नहीं चलता, वर्कर का ही हाथ उस मशीन में चला जाता है, तो सेफ्टी मस्ट है, ठीक है। थर्ड, फ्लो ऑफ मटीरियल। द लेआउट शुड मेक इट ईजी फॉर मटीरियल और प्रोडक्ट्स टू मूव स्मूथली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट गेटिंग स्टक और डैमेज। कहीं भी मशीन्स में ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने मशीन्स की अरेंजमेंट इस तरीके से करनी है कि स्मूथली प्रोडक्ट एक प्रोसेस से होने के बाद दूसरे प्रोसेस पे चला जाए। फोर्थ, फ्लेक्सिबल। थिंग्स चेंज सो द लेआउट शुड बी फ्लेक्सिबल, कि वो नई नई चीज़ों के टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग काम कर पाए। फिफ्थ, ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आपको इस तरीके से यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल स्पेस विदाउट क्राउडिंग थिंग्स, कि आपको ये नहीं करना कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर दी और स्पेस ही नहीं बची, ठीक है, या बहुत ज़्यादा दूर कर दी कि स्पेस बहुत ज़्यादा बच गई। तो आपको ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन करना है कि जितनी नीड है उतनी स्पेस छोड़नी है। अब प्लांट लेआउट के टाइप क्या है? पहला लेआउट का टाइप है प्रोडक्ट लेआउट, यानी कि लाइन लेआउट। दिस इज़ लाइक एन असेंबल लाइन, जहाँ पे सभी वर्कर्स मशीन्स के ऊपर एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मूव कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट फॉर मेकिंग लार्ज क्वांटिटी। एक ही चीज़ की अगर आपको लार्ज क्वांटिटी बनानी है और क्विकली और इफेक्टिवली बनानी है तो वहाँ पे प्रोडक्ट लेआउट आपका काम करेगा। सेकंड, प्रोसेस लेआउट। हेयर सिमिलर मशीन्स, वहाँ पे एक ही मशीन है बट वहाँ पे अरेंज इस तरीके से किया गया कि बहुत सारे वर्कर्स एक ही साथ काम कर सकते हैं। सेकंड, सिमिलर मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्कर दे डू, ठीक है। ऑल द वेल्डिंग मशीन्स माइट बी इन अ वन एरिया। ये सभी वेल्डिंग का काम जिसने भी करना है इस एरिया में आके करो। जैसे टी कैफेटेरिया अलग होता है, कॉलेज की कैंटीन अलग होती है, क्लासरूम अलग होता है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको अलग कर दिया। थर्ड, फिक्स पोजीशन लेआउट। इस लेआउट में क्या है कि प्रोडक्ट स्टे इन द वन प्लेस, वर्कर को उस मशीन के पास जाना पड़ेगा, मशीन वर्कर के पास नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको कुछ काम करना है, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था एग्जांपल के लिए वेल्डिंग मशीन वाला, तो आपको वहाँ जाके काम करना पड़ेगा। फिक्स पोजीशन है उसकी कि वो वहीं पे रहेगा, वो जगह आपके पास नहीं आएगी, आपको उस जगह पे जाना है। फोर्थ, सेल्यूलर लेआउट, यानी कि दिस इज़ अ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट। प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट का मिक्सचर है। इट डिवाइड द प्लांट इनटू स्मॉल ग्रुप्स और सेल ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। इट्स गुड फॉर बिजनेस, जो कि चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट के लेआउट हैं जो वो एफिशिएंटली काम करें, बट ऑल्सो नीड द फ्लेक्सिबिलिटी कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी बना पाएँ, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन इन दिस यूनिट। अब बात करते हैं हमारे यूनिट 4 की, विच इज़ वेरी 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 इजी, तो आपको ये भी ध्यान से सुनना है। लास्ट यूनिट है आप लोगों का। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ कमीशनिंग इज़ हैंडल्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, की कमीशनिंग को कैसे हैंडल करते हैं। पहले तो कमीशनिंग क्या होती है भाई, पता है कमीशन? अब आप लोग सोच रहे होंगे कमीशनिंग मतलब कमीशन, मुझे भी यही लगा था। नहीं, कमीशनिंग क्या होती है? कमीशनिंग इज़ लाइक द फाइनल टेस्ट before launching something big like a new factory or a piece of equipment. So it's when you make sure everything work, कि सब कुछ सही काम कर रहा है. So it should before starting full operation, just किसी भी काम को करने से पहले, जैसे पेपर देने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसको बोलते हैं कमीशनिंग, फाइनल टेस्ट, ठीक है, फाइनल रिवीजन. सो हाउ कमीशनिंग हैंडल, पहले हम प्लानिंग करते हैं कि मैं फटाफट इतने चैप्टर्स को सुबह उठ के रिवाइज कर लूँगा, 10 मिनट की ब्रेक लेके या खाना खा के फिर इतने चैप्टर्स को रिवाइज कर लूँगा, ठीक है. सेकंड, प्रिपरेशन, आपने पहले प्रिपेयर किया होता है, ठीक है. थर्ड, आप टेस्टिंग, देन कम्स द टेस्टिंग फेज, दे रन डिफरेंट टेस्ट और मेक श्योर करते हैं कि सब चीज़ें प्रॉपरली वर्क करें, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें. फोर्थ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप उसको टेस्टिंग के दौरान ही फिक्स कर सकते हो, जो भी आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आप कर सकते हो. फिफ्थ, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करोगे.
जो भी उसके डिटेल रिकॉर्ड्स हैं उस टेस्ट के आप लिखोगे, जो भी चेंजेस लगे वो करोगे, 6 आप उसको अप्रूव करोगे, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कमीशनिंग इज़ सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंश्योर करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट ऑफ द राइट फुट। ये ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू हो रही है तो वो सच्चाई पर, जैसे कहते हैं ना किसी रिश्ते की बुनियाद सच्चाई, तो वैसे ही जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही है वो सही कदम से शुरू हो, पहला स्टेप भी उसका गलत ना हो। सो ये हेल्प करेगी प्रिवेंट करने में हमने जो भी कॉस्टली मिस्टेक्स की हैं, ब्रेक डाउन द लाइन बाय कैचिंग प्रॉब्लम्स अर्लियर। सो प्लस इट गिव्स एवरीवन कॉन्फिडेंस कि जो भी होगा वर्किंग इट शुड बी बिफोर डाइविंग इनटू फुल स्केल ऑपरेशंस कि अच्छा होगा। सो सिंपल टर्म में यहाँ पे इसकी भी समरी दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन, परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होती है। आपने कोई काम किया और मैंने उसको 10 आउट ऑफ समथिंग रेट किया, दैट इज़ परफॉर्मेंस रेटिंग। वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू रेट द वर्कर, कि क्यों ज़रूरी है कि किसी को रेट करना, और इसके वेस्टिंग मेथड्स क्या है, वेस्टिंग हाउस। पहले तो परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है, आई होप आपको क्लियर है कि वर्कर्स को उसके काम के अकॉर्डिंग स्कोर या ग्रेड्स देना, दैट इज़ परफॉर्मेंस रेटिंग। हम वर्कर्स को क्यों रेट करते हैं, यानी कि उनको क्यों फीडबैक देते हैं, ताकि हम लोग पहले तो उनको फीडबैक देते हैं कि वो काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ताकि उनको मोटिवेशन मिले। थर्ड, हम उनको रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, यानी कि रिवॉर्ड, प्रमोशंस देना, ठीक है। थर्ड में प्रमोशंस आ गया, देखो ऊपर रिकॉग्नाइजेशन में आप रिवॉर्ड के बारे में लिख सकते हो। थर्ड, प्रमोशंस देना, उनको पे करना अगर उनका कुछ भी बोनस बनता है। फोर्थ, इंप्रूवमेंट, कि हम उनको आइडेंटिफाई बता पाएँ कि कहाँ कहाँ उनको इंप्रूव करने की ज़रूरत है और ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो कि वर्कर्स को रेट करने के लिए या उनको ज़रूरी है रिस्पॉन्स करने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि वेस्टिंग हाउस मेथड्स क्या है परफॉर्मेंस के। पहले तो है जॉब एनालिसिस, आप उसकी जॉब देखोगे कि क्या कर रहा है वो बंदा, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर। सेकंड, आप उसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को देखोगे, आप उसकी क्लियर स्टैंडर्ड्स देखोगे कि वट गुड परफॉर्मेंस लुक लाइक फॉर ईच टास्क, क्या कर रहा है वो बंदा, क्या स्पीड है उसकी, क्या एक्यूरेसी है, क्या क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। थर्ड, आप उसको ऑब्जर्व करोगे। फोर्थ, आप उसको रेटिंग दोगे। फिफ्थ, आप उसका फीडबैक करोगे, देखोगे पूरा ओवरऑल बताओगे कि ये वर्क इस बंदा इस एरिया में कच्चा है, यहाँ ये मतलब सो जाता है, इस टाइम पे अच्छा काम करता है। तो आप प्रॉपर देखोगे कि किस टाइम पे वो बंदा फुल्ली चार्ज होता है, फुल्ली क्रिएटिविटी के साथ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन के अंदर कुछ पॉइंट्स है, देखिए। फर्स्ट पॉइंट है वर्क सैम्पलिंग क्या होता है। ये क्वेश्चन 2021 और 2022 में आया था। सिंथेटिक राइम स्टैंडर्ड, ये 2021 और 2019 में आया था। थर्ड, परफॉर्मेंस रेटिंग, ये 2020 और 2019 में आया था। और अलाउंसेस, ये 2019 में आया था। एक ही चैप्टर के, ठीक है। पहले बताओ जी वर्क सैम्पलिंग क्या होता है। वर्क सैम्पलिंग इज़ लाइक टेकिंग अ स्नैपशॉट कि व्हाट वर्कर्स आर डूइंग, कि बंदे क्या कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पे। आपने काम करते हुए वर्कर्स का सैंपल इकट्ठा करना है। पहले आप सुबह गए आधा घंटा एक राउंड लगाने, आपने देखा क्या क्या काम हो रहा है, आपने छोटी छोटी फ़ोटो स्नैपशॉट क्लिक किए, ठीक है। आफ्टर 1 घंटे के बाद आप फिर से गए चेक करने कि क्या कर रहे हैं, कितने सो रहे हैं। 2 घंटे बाद आप फिर गए, तो आप छोटे छोटे स्नैपशॉट कलेक्ट कर रहे हो। अब आप इसमें काम कैसे करोगे, सैम्पलिंग इकट्ठी करोगे, ऑब्जर्व करोगे वर्कर्स को कंटिन्यूसली रैंडम सैम्पल्स के थ्रू, ठीक है। आप सेकेंडली उनकी रिकॉर्डिंग करोगे कि वर्कर्स कर क्या रहे हैं, आप उसको रिकॉर्ड करोगे, चाहे लिख के करो चाहे क्लिक करके करो, आपकी मर्जी। देन आपने जो भी क्लिक्स किए हैं उनको आप, या जो भी रिकॉर्ड बनाया आप उनको एनालाइज करोगे पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, फिगर आउट करोगे कि हाउ मच टाइम इन स्पेंड ऑन डिफरेंट टास्क, कि वर्कर्स कितना टाइम डिफरेंट टास्क में स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। कितने एफिशिएंट मेरे वर्कर्स हैं, कितने अच्छे से वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप डिसीजन लोगे अपने फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग कि क्या काम स्टाफिंग लेवल के अकॉर्डिंग किसके इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसको जो कहते हैं ना डांट की ज़रूरत है, किसको सुधारने के लिए थोड़ी सी उसकी खिंचाई करनी पड़ेगी। देन बेनिफिट्स क्या है वर्क सैम्पलिंग के, अगर आप करेंगे तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, फेयरनेस रहेगी आपके काम के अंदर, इनसाइट्स होंगे, यानी कि आपको प्रोवाइड करेगी वर्क फ्लो के अंदर इनसाइट पैटर्न्स, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो ओवरऑल यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्या है सिंथेटिक राइम स्टैंडर्ड्स। सिंथेटिक राइम इज़ व्हेन वर्ड्स आर मेड टू राइम, जैसे कि कुछ गाने ऐसे बनाए जाते हैं जिनकी आपस में कोई बंद नहीं होती, मैचिंग नहीं होती, बट वो क्योंकि पूरी लाइन एक क्रिएट कर रही है, राइम बन रही है, ठीक है। राइम, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि राइम क्रिएट हो रही है, तो उस वर्ड को उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है कि ये राइम बना रहा है। इट्स लाइक बेंडिंग द रूल ऑफ राइमिंग टू फिट अ पैटर्न। उस वर्ड का उस गाने के साथ कोई तुक्की नहीं है, सिर पैर नहीं है, फिर भी उसको एक राइम बनाने के लिए ऐड कर रहा है। इट्स लाइक मेकिंग अ वर्ड राइम बाई चेंजिंग देयर साउंड और यूजिंग डिफरेंट वर्क टुगेदर ऑल टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग कैट, आप कैट लिख रहे हो, राइम विद डॉग, इसका आपको डॉग के साथ राइम करना है। बाय प्रोनाउंसिंग डॉग एज डैग और यूजिंग लॉग इंस्टेड, तो आप राइम बना रहे हो उसकी, ठीक है, कि आपको किसी चीज़ में उसको यूज़ करना है। हम लोग क्यों इसका यूज़ करते हैं राइम का, पीपल यूज़ इट टू फॉलो अ स्पेसिफिक राइम स्कीम। हम लोग इसका पोएम्स में, सॉन्ग्स में यूज़ करते हैं। इट्स लाइक स्टिकिंग टू अ प्लान, कि हमारा गाना यही रहेगा, गाना यही है, बट अब उसके अंदर कुछ बन नहीं रहा, तो हम उसमें ट्वीक करते हैं, थोड़ा सा उसमें राइम करने की कोशिश करते हैं। ट्वीक करके लिटिल बिट थिंग्स को हम वापस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं जो हमारा गाना होता है।
बहुत बार कोई गानों में सिंगर्स जो सॉन्ग्स में ऐसा हुआ होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका उस गाने के साथ कोई लिंक नहीं होता, बट क्योंकि वो वर्ड की वजह से वो पूरा मतलब निकल रहा है तो वो वर्ड ऐड होता है। तो ये काम कैसे करता है, इमेजिन नीडेड अ वर्ड टू राइम विद मून, सो एंड यू यूज़ स्पून इवन थ्रो दे डोंट नेचुरली राइम, दोनों का कोई राइम नहीं है, मून और स्पून, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ राइम कर रही हैं। इट्स लाइक फाइंडिंग अ सोल्यूशन जो फिट तो कर रहा है बट इवन नॉट परफेक्ट, बट वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। सो इफेक्ट क्या है इसकी राइटिंग का, समथिंग कैन मेक रिटन साउंड स्ट्रक्चर बट समथिंग फील फोर्स्ड, बट ये फोर्स्ड होता है। अगर जिसको नॉलेज है वही इसको पकड़ पाएगा, सिंपल सी बात है, नॉर्मल बंदा तो एन्जॉय करता है। नेक्स्ट इसका अल्टरनेटिव, इंस्टीड ऑफ फोर्सिंग राइम्स राइटर्स कैन यूज़ वर्ड्स जो नेचुरली साउंड करते हैं कि उसके जैसे ही हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक फाइंडिंग अ बेटर फिट, कि वो गाने में फिट बैठे वो वर्ड, तो मोस्टली ये यूज़ करते हैं कि वो लोग इसको एक्सप्लोर करें वर्ड्स को। तो हमको यहाँ पे इसको कब यूज़ करना है, इसका राइम का यूज़ कब होता है, कैन ऐड अ यूनिक राइम टू राइटिंग बट शुड बी यूज्ड स्प्रिंगली। इट्स लाइक एडिंग अ पिंच ऑफ स्पाइस टू अ डिश, जैसे हमने स्पाइसेस ऐड किए एक डिश के अंदर, जस्ट इनफ टू इनहैंस द फ्लेवर विदाउट ओवर पावरिंग इट। ये नहीं है कि हमने अगर एक बार इस वर्ड का यूज़ किया कि उसको हमने थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए यूज़ किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी डिश में उसी का यूज़ करी जाएंगे बार बार, ठीक है जी। सो कंक्लूजन यहाँ पे बताया हुआ कि एक टूल है जिसका हम लोग राइटिंग में यूज़ करते हैं, बट इसका ज़्यादा टूल भी बेकार कर देगा किसी चीज़ को। थर्ड क्या था कि परफॉर्मेंस रेटिंग देनी, ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर किया था कि परफॉर्मेंस कैसे रेट होती है, तो यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है, ये कैसे काम करती है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप फीडबैक करोगे, इम्पैक्ट, फेयरनेस, सब कुछ वही ऊपर वाले पॉइंट्स है। थर्ड, अलाउंसेस क्या होती है, अलाउंसेस आर एक्स्ट्रा मनी, आप लोगों ने अकाउंट्स में रीड किया होगा कि अलाउंसेस देते हैं, आई डोंट थिंक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स में था शायद, कि हम लोग जो हमारे अंदर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं उनको अलाउंस देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मनी या बेनिफिट हम किसी को देते हैं टॉप ऑफ देयर रेगुलर पे, ठीक है। अलाउंसेस होता क्या है, अलाउंसेस एक बोनस या एक पर्क की तरह होता है जो एक कंपनी अपने नॉर्मल सैलरी या वेजेस के तौर पे अपने एम्प्लॉय को देती है। इट्स लाइक गेटिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा, कि आपने थोड़ा सा आज इस महीने अच्छे से काम किया तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ अलाउंस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ट्रैवल अलाउंस मिल सकता है आपको, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस मिल सकता है, हाउसिंग अलाउंस मिल सकता है, रेंट एंड मॉर्गेज पे कर सकते हो आप, जिसके थ्रू बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं, तो आपको मिल सकते हैं अलाउंसेज। इसके ऊपर मेरे पास मेरी आई थिंक वीडियोज़ भी हैं कि अलाउंसेज क्या हैं। सो वाई डू पीपल गेट अलाउंसेज, पीपल माइट गेट अलाउंसेज टू हेल्प विद एक्सपेंसेस रिलेटेड टू देयर जॉब और लिविंग सिचुएशन, तो उनको मदद करते हैं। किनको मिलते हैं ये अलाउंसेज, जिनकी डिफरेंट जॉब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो भी है उनको अलाउंसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। ये कंपनी के द्वारा पे की जाती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं इनको पे करने के। सो अलाउंसेस कैसे पे की जाती हैं आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होती है, कुछ अलाउंसेस जो हैं टैक्स पेबल होती हैं और कुछ में नहीं होता है, टैक्स फ्री होती हैं। 7 नेगोशिएशन अलाउंस, नेगोशिएटिंग अलाउंसेस मिल जाती है, कुछ केस के अंदर आप एबल होते हो कि आप अलाउंस के लिए नेगोशिएट कर सकते हो, जैसे कि एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब ऑफर्स ड्यूरिंग परफॉर्मेंस रिव्यूज। इट्स लाइक डिस्कसिंग व्हाट यू नीड, कि वो पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है एज अ अलाउंस, जो चीज़ आपको हैप्पी करे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंस देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो भी क्वेश्चन है इजीली क्लियर है। ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।